चलो कहाँ तक पहुंचे थे? हम्म। क्या करेक्शन है? निकालो क्या करेक्शन। आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं? आ रहे क्या आज? एक। और कितने बजे तक आएंगे? इसको। चलो 28। 28 का आंसर क्या है? सी। हमने ए दे दिया। ठीक है। उसका भी सी है। और कौन सा डाउट है? कौन सा? जोर से बोलो। 33। 33 कितना आ रहा है? नहीं, सबका कितना आ रहा है? बी ऑप्शन ही आ रहा है क्या? ठीक है, देख लो। पेन दे दो। देख लो क्वेश्चन नंबर 33। एक पेंडुलम क्लॉक है। ठीक है। इज 5 सेकेंड फास्ट ईच डे एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? 15, अरे पीछे। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वो हर दिन 5 सेकंड क्या होती जाती है? फास्ट। और 10 सेकंड क्या होती जाती है? स्लो। जब टेम्परेचर 30 हो जाए। द टेम्परेचर एट विच इट इज डिजाइन। तो उसको सही टाइम वो कितने टेम्परेचर पे देगी? तो मान लो सही टाइम
टी टेम्परेचर पे देखिए, है ना, तो आपको दो इक्वेशंस लिखनी है। तो फाइनल सॉरी चेंज, अपन को जो भी दिया गया है वो क्या दिया गया है, चेंज। तो चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। तो पहले लिखो टेम्परेचर कम का, है ना। तो टेम्परेचर जब कम करते हैं तब 5 सेकंड क्या हो जाती है, फास्ट। 5 सेकंड का चेंज आता है हाफ, और टाइम पीरियड सेम है 24 घंटे का, है ना। और चेंज इन टेम्प अभी क्या कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या लिखोगे, 15 - थीटा, है ना, सही है। और दूसरी इक्वेशन, 15 सेकेंड चेंज आता है जब 10 सेकेंड, 10 सेकेंड चेंज आता है टी। अब क्या क्या लिखोगे, जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 - इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 30 - 2 थीटा और माइनस छूट गया। ये कम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, कम, है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। यही कम हो रहा था ना, यही कम हो रहा था ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, डिवाइड कर दोगे तो -हाफ, इधर भेजो, -30 - थीटा और 30 - 2 थीटा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल्स टू 60। कितना आ रहा था आंसर, अरे 10 पे माइनस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -30 + थीटा, तो ये कितना बचेगा, 60 = 3 थीटा, और थीटा आ गया 20। ठीक है, देखिए माइनस क्यों लगाया, ये आपको समझ में आया क्या क्योंकि कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको उल्टा लिख दो फिर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, कम होके कितना पहुंच गया, 15। तो 15 कम है ना थीटा से, तो माइनस आएगा। तो फिर यहां पर भी एक माइनस आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। और या फिर आप उसी को उल्टा लिख लो, थीटा - 15। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो इसलिए कभी भी कोई चीज कम हो तो आप माइनस लगा लिया करो, ठीक है। क्या लगा लिया करो, माइनस। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करने पे टाइम पीरियड कम होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अभी अपन डेंसिटी पढ़ेंगे आज, तो वो भी कम होती है तो उसमें भी माइनस लगेगा। तो जो भी चीजें टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है वहां पे आप क्या लगा सकते हो, माइनस। चलो और कोई, हाँ, 45 देख लो पहले। ऑक्सीजन बॉयल एट 183 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अप्रोक्सीमेटली फ़ारेनहाइट में बताना है। क्या इसमें क्यों नहीं आ रहा आंसर, कितना है, 130, 1 - 183। इतना तो सौरभ गांगुली ने एक बार रन बनाए थे, 183, 183, है ना। चलिए, तो अपन को रिलेशन पता है, C/, और F - 32 वैल्यू पुट कर दो। आ नहीं रहा था क्या, आ रहा है क्या, तो क्या दिक्कत है, अब आ जाएगा, ठीक है। हाँ 21
इक्वल टेम्परेचर वैल्यू फॉर केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, इसमें क्या दिक्कत है? आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? चलो क्या है, ये है और क्या है, यही है क्या? अच्छा, तो फिर एग्जैक्ट लो फिर। ठीक है, चलिए, तो इसको एक्स और एक्स मान लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 5x माइनस, ये मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? 2 4 5 3 5, 9x, ये 4x बचेगा और उसको इधर ले आओ, तो 2 4 5 8 135 में से 160 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? हम्म, 2200। चलो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 574 पॉइंट, ये आंसर है। ठीक है, ये वैल्यू केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या रहती है? सेम, याद भी कर सकते हो। हाँ, और कोई? 20 भी सेम है। एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर विल बी डबल, है ना? तो आप सेल्सियस में एक्स मानना और उसमें 2x लिख देना, आ जाएगा, फिर से भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, किसका था 20, कर पाओगे? करके देखो। हाँ, कोई और? अच्छा, मैं ये बता, क्वेश्चन नंबर 27 कर लिया था? हाँ, कर लिया था। नहीं, कौन बोल रहा है? हैं, पूछने में क्या दिक्कत हो रही थी? पूछोगे नहीं? नहीं, नहीं कर लो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, नीट में आ सकता है। इसमें आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या दिया गया है? ग्राफ। और सेल्सियस कहाँ है? वाई एक्सिस पर। और फ़ारेनहाइट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। चलो, तो अपन को स्लोप वगैरह पता करना है, तो देखो जरा, यही रिलेशन है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सेल्सियस कहाँ था? वाई एक्सिस पे, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू, तो y हमें अकेला चाहिए, मतलब c अकेला चाहिए, तो 5 को उधर भेजो, तो 5/9f माइनस 160/9, सही है? तो ये देखो, y अकेला है और x के साथ जो होगा वो स्लोप होगा, है ना? तो 5/9 स्लोप है उस ग्राफ का, और निगेटिव इंटरसेप्शन है। क्या है मतलब? वो ग्राफ माइनस वाई एक्स एक्सिस में कट करेगा। ये देखो यहाँ, ये नीचे की तरफ, ये है इंटरसेप्शन सी, कितना? 160/9, और स्लोप है 5/9। ठीक है, कभी कभी वो ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट को कर दे वाई एक्सिस पर, तो फिर हमें यही इक्वेशन फिर एफ इक्वल्स टू बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, और बताओ।
और किसी को कुछ डाउट नहीं? चलो हेडिंग डाल। खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। हाँ। अरे चलो, तो एक बात बताओ। अपने पास कंटेनर है, गरम करेंगे। थर्मल एक्सपांशन चैप्टर पढ़ ही रहे हैं। अब तो पता चल ही गया कि गरम करोगे तो कंटेनर का क्या होगा, एक्सपांशन होगा। सही बात है। तो उस कंटेनर में हम दूध गरम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्या नहीं दूध? तो फिर कंटेनर में क्या गरम कर रहा है? दूध। तो जब गरम करा तो कंटेनर एक्सपांड होता है, तो फिर दूध को उफनने से, उफन जाता ना, दूध निकल जाता बाहर। बाहर निकलने से क्यों नहीं रोक सका? क्वेश्चन समझ में आया? खड़े हो जाओ। खड़े हो। उधर खड़े हो जाया करो। अब तुम्ही मला सांगा, वो कंटेनर क्यों नहीं रोक सका उस दूध को बाहर निकलने से? हाँ। ऊपर हाँ। क्या? तो दांत निकलने बंद नहीं हो रहे उसके? हाँ। क्यों नहीं रोक सका? क्यों नहीं रोक सका? बहुत सही। सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है थोड़ा दिमाग लगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर का एक्सपांशन शायद कम हो रहा था, और दूध का तो एक्सपांशन दोनों का हुआ। दोनों में लगी रेस, और दूध निकल गया आगे। समझ रहे हो? उसमें एक्सपांशन बहुत फास्ट हो गया और कंटेनर में बहुत स्लो हो रहा था। तो कंटेनर में जितना एक्सपांशन हुआ उतना दूध तो उसने रोक लिया। बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपांशन दूध में हो गया वो ओवरफ्लो कर गया। समझ पाए? क्या है रे बबुआ? समझ पाएगा? क्या वो बत्ती सी निकल रही है तुम्हारी? हाँ सांग। क्यों नहीं रोक सका? आंसर सुन लिया होगा अब तो। बताओ। दूध ज्यादा था। दूध ज्यादा था। ये सुना इनने, देख लो। दूध ज्यादा था इसलिए निकल गया है। दूध का एक्सपांशन ज्यादा था, और कम किसका था? कंटेनर का कम था, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, सॉलिड का एक्सपांशन लिक्विड से थोड़ा
कम होता है। और लिक्विड का एक्सपांशन गैसेस से थोड़ा कम होता है। और गैस में एक्सपांशन सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना? आप तीनों का टेम्परेचर सेम बढ़ाओ तो सबसे ज्यादा एक्सपांड कौन होगा? गैस, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड। ठीक है? क्लियर है? अरे बबुआ, कहाँ समझ गए हैं? बैठ जाओ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो फिर एक बात बताओ, कंटेनर और दूध में रेस लगी। मान लो पहले दोनों का वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब। पूरा कंटेनर दूध से भरा हुआ। ठीक है? अब एक्सपांशन हुआ दोनों में, तो कंटेनर 10 से पहुंच गया 12 मीटर क्यूब। कितना हो गया उसका एक्सपांशन? 10 से 12 मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया? और दूध का हो गया 10 से मान लो 15। तो कितना दूध फ्लो कर जाएगा? 3। ये है टैलेंट। समझ गए कितना फ्लो कर जाएगा? क्योंकि दूध का टोटल 5 मीटर क्यूब एक्सपांशन हुआ 10 से 15, लेकिन 10 से 12 कंटेनर भी तो बढ़ गया, तो 2 मीटर क्यूब को तो बचा लेगा, लेकिन 3 मीटर क्यूब आपका निकल जाएगा। समझे? सो दैट 3 मीटर क्यूब इज कॉल्ड एपेरेंट एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये 3 मीटर क्यूब आपने कैसे निकाला? सर सिंपल, लिक्विड का टोटल एक्सपांशन माइनस सॉलिड का एक्सपांशन। लिक्विड का टोटल 10 से 15 मतलब 5 हुआ था, और सॉलिड का 10 से 12 मतलब 2। तो 5 में से 2, तो उसका चेंज लिक्विड का माइनस सॉलिड का चेंज, आंसर आ गया। समझे? तो अगला कंसेप्ट आपका यही है। ठीक है, हेडिंग डालो, एपेरेंट एक्सपांशन। एपेरेंट एक्सपांशन। अरे ओ, एपेरेंट एक्सपांशन हेडिंग डालेंगे। कहा रे बबुआ। चलो हेडिंग डालो। डाल दी हेडिंग, apparent expansion of liquid। apparent expansion of liquid। ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट कब वैलिड है? जब आपका कंटेनर पूरा दूध से भरा हुआ हो। ऐसा मत बोलना सर हम दूध को फटने से रोक लेंगे, बाहर निकलने से। कैसे? सर हम कंटेनर इतना बड़ा लेंगे और दूध उसमें एक गिलास ही डालेंगे बस। निकल कहाँ से निकलेगा? समझ रहे हो ना? कंटेनर हमने ले लिया खूब बड़ा, और दूध कितना डाला? थोड़ा सा ही। तो निकल पाएगा क्या वो? ठीक है। तो ये कंसेप्ट तभी तक वैलिड है जब कंटेनर इज फुल ऑफ लिक्विड। लिख लेंगे, छाप लो पूरा जल्दी। समझ में तो आ गया ना पूरा कंसेप्ट? तो बस अब क्या है, रिजल्ट निकाल लो इसका।
अभी आप लोग भी घर जाने वाले हो क्या? कितने लोग जा रहे हैं? जाके आए? पेपर कब से है? डेट आ गई क्या? ये कौन से 11th के लास्ट एग्जाम होंगे? फिर आप 12th में चले जाओगे? लिख गया? बना लिया? सबको पता है लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट सॉलिड के वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट से ज्यादा होता है, इसलिए लिक्विड ज्यादा एक्सपांड करेगा सॉलिड से। और क्या होगा? इसीलिए लिक्विड बाहर निकल जाएगा, लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। क्या कर जाएगा? और दैट ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड apparent एक्सपांशन। उसी को बोलते हैं apparent एक्सपांशन। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि gamma liquid is greater than gamma solid, that's why liquid will more expand than container and some liquid will overflow, so this overflow liquid is called apparent expansion। क्या लिखना है ये चीज? तो लिखो फिर जल्दी।
ठीक है। चलो, तो फिर ये अपेरेंट एक्सपांशन कैसे निकाले, तो देखो जरा। तो अपेरेंट एक्सपांशन कैसे निकालोगे? सर लिक्विड का टोटल कितना हो गया फाइनल, माइनस कितना हो गया, 10 से 15, मतलब 15 हो गया था ना टोटल, और उसका 12। तो 15 माइनस फाइनल, फाइनल माइनस कर दो, अपने आप निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे अपेरेंट एक्सपांशन, तो लिक्विड फाइनल और कंटेनर फाइनल। और फाइनल का फॉर्मूला सबको पता है, वी इन ब्रैकेट 1 - गामा डेल्टा टी, तो गामा लिक्विड का, माइनस वी इन ब्रैकेट 1 + गामा डेल्टा टी, गामा किसका, सॉलिड का। और इनिशियली दोनों के वॉल्यूम क्या थे, सेम, क्योंकि पूरा भरा हुआ था ना कंटेनर, तो इनिशियली वॉल्यूम क्या थे, सेम। तो वी, इसको अंदर भेज दो, अंदर भेजेंगे तो वी और वी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और वी इसके पास भी जाएगा गामा के पास, तो वो बचा रह जाएगा, वी डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा। और यहाँ बचेगा गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। और फिर इस गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड को भी लिख दिया जाता है अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। क्या लिख दिया जाता है, गामा एल माइनस गामा सॉलिड या कंटेनर, तो उसको लिख देते हैं गामा अपेरेंट। क्लियर है? ठीक है। तो ये है आपका अपेरेंट एक्सपांशन कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत? चलिए लिख लो। ठीक है।
ठीक है। चलिए। अब डेंसिटी के बारे में देखते हैं ना। डेंसिटी लेक्चर 1 में निकल गया क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, हेडिंग डालो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? तो डेंसिटी में मास आता है, और तो मास तो कभी बदलता, कभी नहीं बदलता है ना। बदलेगा कौन? वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम बदलेगा, और वो भी हमें पता है, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। और डेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी क्या होगी? कम। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी कम होगी। ठीक है। तो अब जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आप फाइनल डेंसिटी कैसे लिखोगे? मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम, यही लिखोगे कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आप फाइनल डेंसिटी कैसे लिखोगे? और फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वी इन ब्रैकेट 1 + γ ΔT। तो पुट कर दिया हमने, कर दिया पुट। और फिर देखो, जैसे ही हमने पुट करा तो देखो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम बन गया, इनिशियल डेंसिटी क्या बन गई? तो इसको फिर हम इनिशियल डेंसिटी लिख दे, और 1 + γ ΔT को कहाँ लेके चले जाए? ऊपर लेके चले जाए, तो पावर क्या लग जाएगी? माइनस। और हमने आपको क्या सिखाया था? अल्फा बीटा गामा ये सब बहुत। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग पावर सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो क्या बनेगा फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला? इनिशियल डेंसिटी इन ब्रैकेट -1 - γ ΔT। और वॉल्यूम क्या था? 1 + γ ΔT। और ये क्या है? तो ऐसे माइनस लग जाता है। जो चीजें टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती हैं उनमें क्या लग जाता है? माइनस। चलो, अगर आपको चेंज निकालना हुआ, है ना, तो क्या करोगे? इसी रो को अंदर भेजोगे, और रो को अंदर भेजोगे तो और फिर इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? देखो, रो को अंदर भेज दिया और फिर रो को इधर लेके आया तो फाइनल माइनस इनिशियल बन गया। फिर चेंज इन डेंसिटी आ गया, कितना? -ρ γ ΔT। ठीक है। जैसे अभी टाइम पीरियड टेम्परेचर कम करने पे क्या हो रहा था? कम हो रहा था कि नहीं? तो अपन ने माइनस लगाया था। ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये है आपका डेंसिटी। ठीक है। टाइम पीरियड तो आपको पढ़ा ही दिया, लिख लो जल्दी से। ये लास्ट था बस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो इस तरीके से थर्मल एक्सपांशन खत्म होता है दोस्तों।
चल पप्पा दाखव दीदीला आपण चल 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 इकडे 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 चल 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 हे बघ, चल, चल. या क्या पीछे का भी लिख लिया? बैठे लिख लो ना, उसको ऊपर लेके जाओ। बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग पावर का माइनस मल्टीप्लाई कर दो।
कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं ना। वो एक्स्ट्रा चीजें अपन जब उनके चैप्टर आएंगे तब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अब चैप्टर खत्म हो गया है अपना, तो अगर वो एक्स्ट्रा चीजें भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। जैसे इसको समझना तो थोड़ा मुश्किल है, तो इसको छोड़ दो। एक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस भी बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है ना। तो इसलिए उनका फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और वहां पे भी लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आता है ना। तो अगर कभी चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा जाए, जैसे मान लो एक आपको मेटल वायर दे दिया और फिर आपसे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ा दिया, तो उसका रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, तो आर एल्फा। आर क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। और फाइनल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आर इन ब्रैकेट। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो लिख लो, ऐसे करके लिख लो पहले। सुनो, सुन रहे हो क्या? ऐसे करके लिखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जो चीज बढ़ती है तो उनके फॉर्मूले प्लस के साथ लिखना है अपन को। है ना। और जब अपना टेम्परेचर वो रेजिस्टेंस मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो अपन इसको फिर से पढ़ेंगे ही, है ना। तो लिख लो यदि दोनों फॉर्मूले, चेंज इन रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंस आएगा ना, वैसे ही एक टर्म और आएगा, रजिस्टिविटी। और आपको गजब की बात बताएं, दोनों के ऊपर नीट में क्वेश्चन आते हैं, है ना। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर से क्या रिलेशन रखता है और रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर से क्या रिलेशन रखती है ना। तो वहां तो अपन पढ़ेंगे ही, यहाँ पे बस ये फॉर्मूले लिख रहा है, क्लियर है तो लिख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। और 21 नंबर 22 नंबर का फॉर्मूला लिख लो, सेम वो भी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। रजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है, रो, तो इसको डेंसिटी मत समझ लेना, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी भी बढ़ती है।
लिख गया? चल, ठीक है। ये इलास्टिसिटी वगैरह ये सब अभी रहने दो, ये जब चैप्टर आएगा तभी देंगे। है ना, ये वाले फॉर्मूले बाद में देख लेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग डालो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सरफेस टेंशन माहिती का तुला? नाही माहिती का? मी सांगतो. सरफेस टेंशन काय आहे? है ना, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी? जिसकी वजह से फ्लूइड जो है अपने ऊपरी सरफेस को पकड़ के रखता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, पानी के ऊपर, और ये बहुत माइक्रो लेवल की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही माइक्रो लेवल की। ये हमें कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जब अपना पानी के ऊपर पैर रखते हैं ना, तो हमारा पानी के अंदर पैर घुस जाता है। लेकिन वहीं अगर अपन एक क्या डालते हैं, पत्ता, पानी के ऊपर, तो वो तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उतना फोर्स नहीं लगा पाता कि पानी के दो बॉन्ड्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ दे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? है ना। मच्छर पानी पे चल लेता है, लेकिन हम नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि मच्छर इतना फोर्स नहीं लगाता चलते समय कि उसके दो मॉलिक्यूल पानी के अलग अलग हो जाए। समझ रहे हो? बल्कि जब मच्छर पैर रखता है ना, तो वहां पे स्लैग आ जाता है, मतलब ऐसे गड्ढे बनते हैं बस। जैसे अपन गीली मिट्टी पे चलते हैं ना, तो जहां चलते वही ऐसा गुदगुदा सा लगता है, मतलब, है ना। ऐसा लगता है मच्छर। मच्छर पानी के ऊपर अपने अंडे भी रख देता है, डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना फोर्स लगा ही नहीं रहे तो पानी के दो मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अलग अलग, और वो अंदर चले जाए अंडे के। ऐसा वो फोर्स, क्योंकि, और हम अगर उंगली भी टच करेंगे ना, तो इतना फोर्स लग जाता है कि उनके दो मॉलिक्यूल हमें हमारी उंगली को अंदर जाने की जगह दे देते हैं। समझ रहे हो ना? तो सरफेस टेंशन बहुत माइक्रो लेवल का फोर्स है, बहुत ही माइक्रो लेवल। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो आपको दिखाएं। खत्म हो गया ये चैप्टर, है ना। ये देखो, पिन देखो तैर रही है उसके ऊपर, है ना। ये देखो मच्छर चल रहा है, मस्त लैंड कर गया उसपे। समझ रहे हो? तो ये होता है सरफेस टेंशन, ये देखो। तो सरफेस टेंशन समझ में आ गया थोड़ा? बाकी तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही, और फिर से पढ़ेंगे वहां पे जाके टेम्परेचर कैफे। तो फिलहाल इतना समझ में आ गया सर, टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो पानी के मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं, दूर दूर। तो सरफेस टेंशन कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा, है ना। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, दूर चले गए। और दूर चले गए मतलब पानी अब, पानी के मॉलिक्यूल अब एक दूसरे से जुड़ के रह नहीं पा रहे, इसका मतलब सरफेस टेंशन गायब हो गया। और सरफेस टेंशन वही प्रॉपर्टी है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है। समझ रहे हो ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। तो क्या लग गया, माइनस। चेंज इन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू माइनस टी अल्फा डेल्टा, है ना। और फाइनल तो वन माइनस। समझ गए? और किस में लगाता है ऐसा माइनस, डेंसिटी। लेकिन सरफेस टेंशन का सिंबल भी टी है। तो ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, फ्लूइड।
तो बस इतना ही हमें सरफेस थर्मल एक्सपांशन में पढ़ना है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आपको, हाँ, देख नहीं रहा क्या? सोच नहीं पा रहे क्या? चलो देख लो, देख लो, गलत मत लिख लेना। तो हट गए, देख लो। अब तुम देख ही नहीं रहे यार, गुस्सा हो गए। गुस्सा हो रहा है बेटा है। गुस्सा अपनी बीवी से मना, समझ रहे हो? मनाएगी वो आपको। दिख गया दोस्त? तुम्हाला पण दिसतो नाही का? तो तुम गुस्सा नहीं हो रहा है क्या? चलिए, ठीक है। तो खोल लो पहला पेज और देखो जरा इस चैप्टर में कोई दिक्कत है कि नहीं। सीपी सिंह निकाल के दो पेन। बाकी लोग पलटो पेज और एक सीपी सिंह दे दो, हम होमवर्क देंगे। कल इस सरफेस टेंशन का लास्ट डे रहेगा, ठीक है। सीपी सिंह डिस्कस करेंगे और विषय संपला। सुन लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ से आपको सॉल्व करके लाने हैं। These instructions are only for today. Due to management decision, all girls must mark their biometric attendance at 10:30 a.m. and it will be valid until 10:40 a.m. The biometric time for boys 10:40 a.m. Please follow the timing, otherwise your tab will be locked. Varga, Varga, tab will be locked. चलिए, तो देखो 1 से लेके हम जितना भी होमवर्क दे रहे हैं 50-60 तक, उसमें से कम 20-30-40 आप लगा चुके हो। समझ रहे हो? तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा होमवर्क है। तो आप लोग सॉल्व करके लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर, अरे बरका, 63 तक। कहाँ तक? अच्छा, अब सुनो जरा। बीच बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कैसे। पानी के अंदर ब्लॉक है, बेयोंसी फोर्स, तो वो आपको नहीं पता तो छोड़ देना, ठीक है। फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो आप बस ट्राई करके आओ, जो आपसे हो जाए ठीक है, नहीं हो उनको छोड़ देना। और गारंटी है कि जो हमने दिए ना 1 से लेके 63 तक, उसमें से आपसे 50 बच जाएंगे। 50। स्टार्टिंग में भी कुछ थर्मोमीटर के क्वेश्चन है, किसके? गैस थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, वो भी क्वेश्चन आप छोड़ देना, ठीक है। बस बाकी सब कर लेना। ये लो, तो ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो एक कॉपी भी भर गई क्या? अगला चैप्टर है अपना कैलोरीमेट्री। क्या है? इस सैटरडे के टेस्ट में कैलोरीमेट्री रहेगा। हाँ, ये खत्म हो गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये मतलब इसके भी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, 10 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के, क्योंकि कैलोरीमेट्री भी सैटरडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। डाउट्स भी हो जाएंगे। आज तो रहेंगे, पेरेंट्स आएंगे ना, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पेज पलट लो, जरा कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। और इस चैप्टर को अच्छा बना लो, है ना। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो जाए, है ना, ठीक है। कोई ज्यादा टफ चैप्टर तो है नहीं। ये लो, बरका रे बरका, उड़े सरका। अगला चैप्टर आ गया अपना, उड़े सरक सरक के। चलिए, कैलोरीमेट्री।
तो थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री से मिला के एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दोनों में से या तो थर्मल से पूछ ले एक्सपांशन से, या कैलोरीमेट्री से, एक तो आएगा। क्योंकि दोनों छोटे छोटे, दो क्वेश्चन मुश्किल है। आ जाए तो अच्छी बात। ये देखिए, यहाँ पे पूरा हमने लास्ट में सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये देखो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आप भी बना लेना। ये देखो, पूरे सब फॉर्मूले लिखे हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेके थर्मल एक्सपांशन में क्या क्या मिला। चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ, अल्फा, change in radius, change in diameter, change in distance, final radius, final diameter, final distance, change in area, final area, beta, change in volume, final volume, gamma, alpha beta gamma में relation, change in density, final density, change in time period, final time period, apparent expansion, apparent coefficient, change in resistance, final resistance, change in resistivity, final resistivity। ये चीजें आपको पता नहीं है। फिर चेंज इन सरफेस टेंशन, फाइनल सरफेस टेंशन। क्लियर है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप करके अपन ने पढ़ा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप होते हैं उसके, है ना। तो जिसका एक्सपांशन ज्यादा होता है उसकी तरफ से देखोगी तो कॉन्वेक्स। ठीक है। अल्फा बीटा गामा अगर कम है तो कम एक्सपांशन होता है, और अल्फा बीटा गामा ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपांशन होता है। ठीक है। कैविटी एविटी कुछ भी हो, हमेशा एक्सपांशन में साइज बढ़ता ही है ना। रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ देते हैं? घड़ी, घड़ी के क्वेश्चन। और इस तरीके से चैप्टर आपको कंप्लीट। ठीक है। कोई दिक्कत? क्या हो गया? अच्छा, ये दो क्वेश्चन के आंसर कितने लोगों के बढ़ गए? सबके बढ़ गए क्या? अच्छा, बढ़वा लेना। नया चैप्टर आपका कल से स्टार्ट कर देंगे, अगर आपने सीपीसी के डाउट्स नहीं पूछे तो। ठीक है। तो इसलिए कल कोई क्लास ना छोड़े। कैलोरीमेट्री में पहले दिन की क्लास बहुत काम की रहेगी, है ना।